पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवर। सांस संकल्प और श्रद्धा से उसे जगाने की देर है। बहुत अहोभाग्य जीतो परिवार करने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय श्री ललित डांगी जी, श्री संजय डांगी जी, जो अपने आप में भी बहुत कुशलता से अपनी फिटनेस को मैनेज करते हैं, तो बहुत ही एप्ट इस मॉडरेट सेशन को करने के लिए। और मैं सौरभ जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आए। सौरभ वोरा जी, रिक्वेस्ट टू ज्वाइन अस ऑन स्टेज। आयुर्वेदिक और योग को मुख्य धारा में जोड़ा। मेड इन इंडिया और स्वदेशी आंदोलन ही इनका लक्ष्य रहा है। स्वास्थ्य सेवी और राष्ट्रवाद के प्रति जागरूकता सबसे ज़्यादा इन्होंने दिखाई है। स्वामी जी सिर्फ भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के योग गुरु हैं। उन्होंने विश्व में सबसे पहले ये काम किया कि सबसे साधारण से साधारण तरीके से लोगों को योग सिखाया। इसलिए कई देशों से गुरु जी ने योग को घर घर तक पहुंचाया। गुरु जी ने लाखों किलोमीटर की यात्राएं की। करीब 20 करोड़ से अधिक लोगों को उन्होंने योग की शिक्षा दी, स्वास्थ्य लाभ की शिक्षा दी, और चैनल के माध्यम से आज भी ले रहे हैं और गुरु जी उनको स्वास्थ्य का लाभ दिला रहे हैं। जय जिनेंद्र, जैसा कि आप सब जानते हैं, स्वामी जी कल शाम से ही हमारे साथ जीतो के प्रोग्राम में आ गए थे। तो स्वामी जी, सबसे पहले मैं जीतो परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और दूसरा, मैं सिर्फ जीतो परिवार से ही नहीं हूँ, मैं पतंजलि परिवार से भी हूँ। तो स्वामी जी, दोनों साइड से आपका बहुत बहुत आभार। जैन परंपरा के साथ और जैन परंपरा के मूल्यों को हिंदू सनातनी साधु होते हुए जीता हूँ अपने जीवन। तो एक बार सबको जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। तो मैं एक पतंजलि की मेरी जर्नी बताता हूँ। शायद स्वामी जी आपके पहले योग शिविर से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। आप सबको सरप्राइज होगा कि आज स्वामी जी जो पतंजलि संस्था चलाते हैं, आई थिंक उनका टर्नओवर मोर देन 60,000 करोड़ है। स्वामी जी 5,000 से ज़्यादा का पैट करते हैं, लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और एक ही लक्ष्य है स्वामी जी का कि जितना। तो ललित जी बैठे हैं और मैंने ललित जी को बोला कितना रुपया भेजना है। स्वामी जी बोला 10 मिनट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो। तो स्वामी जी, थैंक यू सो मच कि आपने हम आशीर्वाद के साथ में हमें सपोर्ट भी किया है। कैसे हम समाज के लिए अच्छा काम करें, आदेश। फर्स्ट प्रायोरिटी लाइफ में हेल्थ होनी चाहिए। मैं देखता हूँ आप में से काफ़ी लोग काफ़ी समृद्ध होना ही चाहिए। समृद्ध होने से पहले व्यक्ति को स्वस्थ भी होना चाहिए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, रिलीजियसली, स्पिरिचुअली, सब तरह से हमें स्वस्थ होना चाहिए। तो यदि आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली स्वस्थ हैं, हेल्दी और पॉलिटिकली करेक्ट हैं, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, समृद्ध भी बनेंगे, सफल बनेंगे और सेवा करने में भी समर्थ बनेंगे। तो जो आज हमारे काफ़ी भाई जो थोड़ा हेल्थ के प्रति कम ध्यान देते हैं, वैसे यहाँ दोनों हमारे ललित जी, संजय जी डांगी, और इधर हमारा सौरभ, ये तो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बन रहे हैं। इन्होंने तो अपना वेट एक किलो भी नहीं बढ़ने दिया है, लेकिन जो है भंडारी जी और कोठारी जी के कोठार और भंडार पूरे भरे हुए हैं। तो थोड़ा सा अगली बार मिलेंगे तो पतले होकर के मिलेंगे। तो वैसे कोठार और भंडार भरे रहने चाहिए। लेकिन जैसे मैं आपके सामने हूँ, सुबह 3 बजे से लेकर के मेरा ये रूटीन रहता है, रात को 10 बजे तक सेवा करना, सबसे पहले हेल्थ के लिए समय देना, और उसके बाद हेल्दी तरीके से हर चीज़ के बारे में सोचना। क्योंकि किसी के पास अलग अलग प्रकार के मिनरल्स हैं, रेयर मिनरल्स हैं, गैस है, पेट्रोल है, आयरन है, और क्या क्या खदाने हैं लोगों के पास, खजाने हैं लोगों के पास। किसी के पास ज़मीन है, प्रॉपर्टी है,
किसी के पास में लेगेसी में पॉलिटिक्स मिली है, अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं। सबसे बड़ी शक्ति है ज्ञान शक्ति। मैं जानता हूं करीब 90% जैन परिवारों के पास में, जिनको भौतिक संसार में जिनको रिसोर्स कहा जाता है, जमीन से लेकर के बाकी और दूसरे, उनसे उन्होंने अपने आप को बड़ा नहीं बनाया। जैन समाज के 90 से अलग अलग क्षेत्रों में तो कई बार 99% लोगों ने अपने नॉलेज को साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन और हार्डवर्क के द्वारा वेल्थ में कैसे सिंथेटिक दवाई नहीं लेते, आपको भी एक भी सिंथेटिक दवाई की जरूरत ना पड़े, ऐसे शुचिता आ जाए आपके जीवन में और स्वस्थता आ जाए। धन्यवाद स्वामी जी। आपका योग तो खैर बनता है, हम लोग बाद में योग तो सीखेंगे आपसे, क्योंकि आप बिना योग दिखाए तो हम यहाँ से जा नहीं सकते। लेकिन स्वामी जी, हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है, पूरा वर्ल्ड एक दूसरे ढंग से चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत से अनएम्प्लॉयमेंट दे रही है, विस्तारवादी नीति से एक देश दूसरे देश से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, और तो और एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं, और एक देश से दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए जितनी कोशिश हो सकती है, जितनी बंदिश हो सकती है, जितने टैरिफ हो सकते हैं, वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और कुछ कंट्री में तो ऐसा हो रहा है कि जो यंग लोग हैं वो सोशल मीडिया बैन होने से पूरी कंट्री में अराजकता फैला रहे हैं। तो वर्ल्ड में ऐसा होने लग गया है कि कहीं किसी में विश्वास ही नहीं रहा है, विश्वास पूरा खत्म होता जा रहा है। और जब हर कंट्री में विश्वास खत्म होता जाएगा तो वर्ल्ड कैसे चलेगा? ये एक बड़ा प्रश्न है, डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट एंड होप। ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी चुनौती है। भारत की जो मूल प्रकृति है, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, सिखिज्म हो, हिंदुज्म हो, भारत की जो मूल प्रकृति है उसमें हिंसा को जगह दी है। जैन धर्म, हमारा सनातन धर्म, अहिंसा से प्रारंभ होता है और इसका सबसे बड़ा प्रतिमान हमारा जैन समाज है। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अहिंसा परमो धर्म। तो भारत कभी भी अराजक नहीं हो सकता। तो जो पिछले दिनों हमने नेपाल में देखा, उससे पहले बांग्लादेश में देखा, उससे पहले हमने श्रीलंका में देखा, और भी मिडिल ईस्ट के तो काफी देशों में कू होता रहता है। भारत की जो मूल प्रकृति है, मूल संस्कृति है, वो अहिंसा है। हाँ, ये बात सच है कि पूरी दुनिया में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। अब इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो समर्थ होगा वो तो टिकेगा, और जो कमजोर होगा वो पिसेगा। एक समय अमेरिका भी कमजोर था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरा, और अब वहां के जब मूल निवासी कमजोर पड़ने लगे तो वहां अंदर ही अंदर एक स्वदेशी का भाव जगने लगा, जिसको अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत में जगा रहे कि हम स्वदेशी को सबसे पहली प्रायोरिटी दें। तो यद्यपि भारत की आज इकोनॉमी थोड़ी कमजोर है, यद्यपि हमारा रुपए डॉलर पाउंड के मुकाबले जो इसकी वैल्यू है वो थोड़ी कम है, हमारे पासपोर्ट की भी वैल्यू उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हम ऐसा पुरुषार्थ करें आने वाले 10-15 सालों में कि कम से कम 150 पुनी 200 देशों में भारत के पास होल्डर को कहीं का वीजा लेना नहीं पड़े, ऐसी हम भारत को ताकतवर ऐसा बना सकते हैं। आप में से काफी लोगों ने किया है, किसी ने 5,000, किसी ने 10, 20, 25, 50 हजार करोड़ के 1-1 लाख करोड़ के अपने साम्राज्य स्थापित किए। यहीं पर मैं हमारे मोतीलाल वाले भाई अभी मेरे साथ ही थे, ये काम किए, एक बार जोरदार अभिनंदन है। और मैं तो चाहता हूं वेल्थ क्रिएशन का सबसे, इसको सूत्र रूप में अभी कहूंगा, वैसे इसके बड़े बड़े धुरंधर यहां पर बैठे हैं, वेल्थ क्रिएशन का, और उसमें भी जिसको कहते हैं कि सबसे फास्टेस्ट कोई तरीका है तो लिस्टिंग है। तो जीतों के कम से कम आने वाले 5 सालों में 500 से लेकर के 1000 कंपनियां लिस्टेड होनी चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजाओ और इसके पीछे काम करो। इससे आपके काम करने में ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और उसके साथ साथ आपको दुनिया में सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा एक दूसरे से। तो ये काम तो हमें करने पड़ेंगे, और जब हम सशक्त बने तब ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है
इसमें भारत उभर करके आएगा। भारत को हम आज चौथे नंबर की इकोनॉमी कहते हैं। आज से 250 साल पहले भारत दुनिया के नंबर 1 इकोनॉमी रही है। 100 ट्रिलियन डॉलर तो विदेशी लूट करके गए। ऑक्सफैम इंटरनेशनल से लेकर के सारी दुनिया के जो बड़े अर्थशास्त्री इस बात को मानते हैं। आज से 150-200 साल पहले जिस देश से 100 ट्रिलियन लूट करके गए होंगे, वो देश कितना ताकतवर था। इस भारत को ताकतवर बनाने में जैन समाज से लेकर के पूरे भारत को फिर से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत चौथे नंबर की इकोनॉमी नहीं, मैं तो मानता हूं आने वाले 15, 20, 25 सालों में भारत नंबर 1 इकोनॉमी हो पूरी दुनिया की, और उसमें हम सब अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं। ले लीजिए स्वामी जी, इसी सवाल में था कि जैसे ललित जी ने बोला कि पूरी दुनिया टैरिफ लगा रही है, आप इतनी बड़ी FMCG कंपनी चला रहे हैं, आपके इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, स्वामी जी आप क्या एक्स्ट्रा ऑर्डरिंग कर रहे हैं कि आपके चेहरे पे वही हंसी है और कोई सीक्रेट नहीं है आपके पास? ये बात तो सच है। आप हमेशा एक युद्ध के मैदान में रहो। लाइफ इज ए वार, और वार फुट पर आपको काम करना पड़ता है। और अब तो टैरिफ वार चल ही रहा है, पॉलिटिकल वार तो हर दिन रहता है, कॉर्पोरेट वार में आप जीते हैं, और जिनके घरों में जीने का सलीका नहीं है तो फैमिली वार भी चलता रहता है। सास बहू का सीरियल रोज घर में होता रहता है। कई बार बड़ा भाई आगे बढ़ जाए तो छोटा भाई लेग पुलिंग करने लग जाता है, पड़ोसी तो जरूर ईर्ष्या करते हैं। अच्छा, हम लोग आपस में इतनी ईर्ष्या करते हैं। बड़े कॉर्पोरेट हाउस, बड़े योग किया और दिन भर कर्म योग किया, और इसी के बल पर आज लगभग 65-70 हजार करोड़ की कंपनी है। तो कल को सपना है हमारा पहले 1 लाख करोड़, और आने वाले 10 सालों में पतंजलि को 5 लाख करोड़ का कैसे बनाना, इसका मास्टर प्लान हमारे पास है। आज तक मुस्कुराते हैं, नो स्ट्रेस, नो बीपी, नो शुगर, कोई नो इंसोम्निया, नींद उड़ेगी नहीं, बीपी बढ़ेगा नहीं, शुगर बढ़ेगा नहीं, और वेट तो हम पड़ोसियों का भी नहीं बढ़ने देते। सबके चेहरे पर मुस्कान रखते हैं। मेरा बीपी आपको जानकर के हैरत होगी 110-70 रहता है, शुगर मेरा 70 से 80 के बीच रहता है, और वेट मेरा 63 है, और नींद 4 से 5 घंटे में पूरी हो जाती है, और एनर्जी ऐसी है। आज 50 साल मुझे योग कराते हो गए, एक दिन भी थका नहीं और रुका नहीं। स्वामी जी, अभी आप लिस्टिंग करो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमने पहले दिव्य फार्मेसी बनाई, जिसकी औषधियों से लोग बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर किडनी फेलियर, आप में से काफ़ी योगराम निराम में पतंजलि आए लोगों ने देखा लीवर किडनी फेलियर, उनको मैंने ठीक किया। फिर हमने पतंजलि कंपनी बनाई, हमने लोन भी लिया, क्योंकि हमारे पास में तो कोई, हम तो जिसको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन है। फिर हमने कंपनी ले ली 4,300 करोड़ की, लेकिन उसकी लिस्टिंग मैंने उसको डीलिस्ट नहीं कराया, हमने 1% रखा जो NCLT से ली थी, और 2 साल के अंदर 4,300 करोड़ रुपए बैंकों का वापस चुका करके, जीरो डेट करके, आज 5,000 करोड़ रुपए उस कंपनी के अंदर हमने कैश फ्लो रखा। तो लिस्टिंग से काम करने में 2 चीज और, लिस्टिंग से आपको 20 का, 40 का, 50 का, 100 का मल्टीपल मिलता है। जिस काम को करने में आपको 50 साल लगेंगे, वो काम लगा दो तो ये तो अपहरण करके आदमी को बुला सकता है। मैं तो वैसे राजी आया हूँ, और उसमें भी डांगी जी जहाँ पर हो, बोले स्वामी जी ये तो आना ही है। मैंने कहा मैं आऊँगा, और भारत को विश्व की महाशक्ति, जिसको हम कहते हैं ना सुपर पावर बनाना, भारत को परम वैभवशाली जगत गुरु, विश्व गुरु बनाना है, तो उसमें लीडिंग जो भूमिका है वो जीतों की होने वाली है, जैन समाज की होने वाली है। इसके लिए आप जोरदार ताली बजाइए, और आपसे देश सीखेगा। तो आपको तो 500 से 1000 कंपनियां लिस्ट करनी पड़ेंगी। आप में वो ताकत है, वो विजन भी है, और उसके करने के लिए आपस में एक दूसरे का आप लोग सहयोग भी करते हो, ये अच्छी बात है। बस एक ही दिक्कत है कि जैन समाज में जाओ तो फोटो बहुत ज़्यादा खींचते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा जैन समाज में जाओ तो थोड़ा मजबूत होना चाहिए, नहीं तो पता लगा धक्के धुक्के लग के हड्डी बसरी टूट गई। जी अगला सर। तो स्वामी जी थैंक यू, आपने मतलब हमारी फिटनेस देख करके हमारी जो है बायोलॉजिकल एज का अंदाजा मत लगाना। अभी हम 60 के पहुंचने वाले, सीनियर सिटीजन होने वाले हैं।
लेकिन बायोलॉजिकल एज हमने अपनी 25 से 30 मेंटेन की हुई है। फोकस्ड होकर के काम करना और कभी किसी बात की परवाह नहीं करना, तिरस्कार, सत्कार, मान, अपमान, और एक दिन भी रुकना नहीं, झुकना नहीं। एक शब्द बोलते हैं हमारे संस्कृत में, चरैवेति चरैवेति, उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरान निबोध, लगे रहो और हमेशा अपने बड़ों के प्रति कृतज्ञ रहो। जहां से हमने कार्यक्रम की शुरुआत की, मैं अपने कार्यक्रम में रोज बोलता हूँ, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यज्ञानम, ओम नमो उपच्छायाणम, नमो लो ये सब बड़ों के प्रति कृतज्ञता ये सबसे बड़ा पुण्य है, और कृतज्ञता ये सबसे बड़ा पाप है। किसी ने अपने लिए रत्ती भर भी एक धूल के कण के बराबर भी उपकार किया हो, उसको प्रणाम करो। ये नमोकार का सार है। गुरुओं के प्रति, आचार्यों के प्रति, सिद्धों के प्रति, पूरी समष्टि के प्रति, चींटी से लेकर के हाथी तक, धूल के कण से लेकर के सारे ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता और ध्येय निष्ठा, यही सफलता का सूत्र है और सार है मेरे भाई। संजय जी, ललित जी, धन्यवाद स्वामी जी, बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई। स्वामी जी, हमने आपको बहुत रूप में देखा है, एक गुरु के रूप में, एक बिजनेस के रूप में, एक दोस्त के रूप में और एक गाइड के रूप में। आप जब किसी से मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं कि जैसे आप परिवार का हिस्सा हैं। आप सबको एक दोस्त के रूप में समझते हैं, किसी को बड़ा छोटा नहीं समझते हैं। एक हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको गुस्सा आता है कभी आप दुखी होते हैं? अरे जरूर होता कभी आपको ग्लानि होती है? क्योंकि हमको तो बहुत गुस्सा कभी कभी आ जाता है। यहाँ पे बहुत से लोग बैठे हैं, मुझे गुस्सा आता है, उनको भी गुस्सा आता है। एक दूसरी बात, गुस्सा यहाँ पे भी बहुत से लोगों को आता है। तो इसी नकारात्मक चीजों को हम कैसे कंट्रोल में करें? और मुझे गुस्सा आता है लेकिन किसी व्यक्ति पर नहीं आता। मैं नाराज भी होता हूं। कब? गुस्सा तब आता है जब अपनी आंखों के सामने कोई पाप हो रहा हो, अधर्म हो रहा हो, और उस समय पाप हो रहा हो, अधर्म हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, शोषण हो रहा हो, सब कुछ तबाह हो रहा हो और हम चुपचाप बैठे रहे और हमको गुस्सा ना आए, इसका मतलब हम नपुंसक हैं, हम मुर्दे हैं। गुस्सा आना चाहिए लेकिन किसी की दुर्बलताओं पर नहीं, और कमजोर पर तो कतई नहीं आना चाहिए। कमजोर पर तो दया करनी चाहिए, गुस्सा क्यों? और जिसने अपना बुरा किया हो, प्रतिशोध में गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्रोध में। तो जब बुरा देखे, इसलिए बुरे कामों पर क्रोध, सत्कर्मों का लोभ, सज्जनों में मोह। कहते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ो। मैं कहता हूं छोड़ो नहीं, विवेक पूर्वक गुस्सा करो। क्रोध, प्रतिशोध, शौर्य, वीरता, पराक्रम किस पर? बुरे कामों पर क्रोध, अच्छे कामों का लोभ, सज्जनों में मोह और अपनी निजता का गौरव, स्वाभिमान। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सात्विक रूप में होना चाहिए। और हाँ, नाराजगी इस बात से होनी चाहिए कि जो मुझे करना था मैंने किया क्यों नहीं, खुद से होनी चाहिए अपने को। और जिंदगी में ये भी बात होनी चाहिए, ऐसा अवसर भी ना आए कि मुझे जिस समय जो करना चाहिए था मैं चूक क्यों गया, किया क्यों नहीं, और जो नहीं करना चाहिए था वो मुझसे हो क्यों गया। ये सजगता यदि बनी रहे, वेदांत दर्शन में इसको सबसे बड़ा तत्व कहा है। जो करना चाहिए उससे हम चूके नहीं, और जिससे बचना चाहिए उसमें फंसे नहीं। और ये तभी हो सकता है जब माता पिता, बड़ों, गुरुओं की कृपा हो। जैन समाज में बहुत अच्छी बात है, हमारे जैन समाज के साधु आपको काफ़ी चीज़ों में साध के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। हमारे जो भगवे कपड़े वाले ज़्यादातर मोटे मोटे पेट बढ़ा करके अपने मठों में बैठे रहते हैं, तो आपके साधु तो निरंतर गतिशील रहते हैं। और समाज में एक जागरूकता, जब कोई साधु आया तो उसकी बात सुनना, वो भी हमारी बहुत बड़ी संपदा है। दैवी संपत्ति उसको कहते हैं। जो हम दुनिया में अर्जित करते हैं वो है हमारी भौतिक समृद्धि, मैटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी। उससे भी ज़्यादा बड़ी संपत्ति है दैवी संपत्ति। जब ये दैवी संपत्ति होगी ना, तो हमारे जीवन में ये फालतू की का उबाल नहीं आएगा। कुछ लोग ज्वालामुखी की तरह उबलते रहते, फटते रहते बिना बात की, वो नहीं होना चाहिए।
तो आदमी को जब ऐसे रहेगा नहीं, और कभी किसी बात के ऊपर, एक बात लास्ट, कभी किसी बात पर गुस्सा आ भी जाएंगे तो व्यक्ति को एकदम बैक गियर लगाना नहीं चाहिए। हम कभी कभी बहुत बड़ी गलती कर देते, गुस्सा करते, लेकिन एक क्षण में बैक गियर लगा लेते हैं, वापस चेहरे पर गुस्सा। इसको कहते हैं पद्म पत्री राम भूसा। जैसे कमल के फूल पर या पत्ते पर पानी डालो तो वो चिपकता नहीं, उससे तुरंत उससे हट जाता है। स्वामी जी, अभी कुछ महीनों पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक हमने विश्व नवकार दिवस का बहुत बड़ा प्रोग्राम दिल्ली में किया था। नो जो उन्होंने हमें बताया, उसमें मेन पॉइंट था कि आत्मनिर्भर बने। आपसे बड़ा कोई ब्रांड एम्बेसडर शायद सालों से कोई नहीं रहा कि लोकल यूज करें, लोकल को अपनाएं, लोकल को आगे बढ़ाएं। स्वामी जी, ऐसा क्या करें और कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं, और कैसे जो हमारी इकोनॉमी आज 5 ट्रिलियन से इसको आगे ले जाने के लिए आपको क्या लगता है कि एक राइट वे, और इसको कैसे हमको ज़्यादा अपनाना चाहिए? आज देश में इस समय जो हमारे इंडियन ब्रांड है, स्वदेशी हमारी जो ताकत है, उसको बढ़ाने का इससे बढ़िया वातावरण देश में नहीं हो सकता। लोग किसी सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर लेते हैं कि ये खिलाड़ी, ये क्रिकेटर, ये एक्टर, ये एक्ट्रेस, ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। इस समय तो देश के प्रधानमंत्री स्वदेशी के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए, एक बार जोरदार अभिनंदन। हर मौके पर कहते हैं कि आप सुबह से शाम तक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, जूते, चप्पल, कपड़े क्या प्रयोग कर रहे हो, जरा देखो उसमें स्वदेशी कितना है, विदेशी कितना है। बड़ी बात है, छोटी छोटी बातों की बड़ी वैल्यू होती है। और वैसे भी सिंथेटिक पर्सनल केयर, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जितने भी चीजें हैं, ये सब हमारी एनर्जी को शक करते हैं, ये डिस्ट्रैक्टिव है। चारों तरफ रेडिएशन, चारों तरफ पोल्यूशन, ऐसा वातावरण बना है, हमारी ऊर्जा का क्षय हो रहा है। व्यक्ति में ये सामर्थ्य है, मैं इस बात को, आप इसको आज अपने दिमाग में बैठा करके ले जाना। मैं एक वाक्य बोल रहा हूं, मेरे साथ आप भी बोलिए। बहुत बड़ा तत्व हमारे जैन धर्म का और सनातन धर्म का, पिंड में ब्रह्मांड है। बोलो, अरे जोर से बोलो, जरा कुछ खा पी के आए हो कि भूखे उपवास तो नहीं कर रखा? बोलो, पिंड में ब्रह्मांड है। जोर से बोलो, पिंड में, और स्वयं ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम राम हम कृष्ण मोहम्मद हम महावीरो बुद्धो शुद्धो। देखो क्यों कहा मैंने, ये एक बहुत बड़ा व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्य है हमारे जीवन का। लेकिन हमारे लोग ना ऐसे बहुत डिस्ट्रैक्टिव कामों में लगे, कंस्ट्रक्टिव कामों में लगे, और अपने प्रतिभा को, अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को हम घड़े, उभारे, उसको संवारे। तो फिर जो काम करें उसमें जीरो कंप्रोमाइज, काम चलाओ काम नहीं होना चाहिए। 99 में रिश्तों में आप बोले मैं 99% तो बेबी आपसे प्रेम करता हूं, और 1% कभी कभी ऐसा कर देता। मैं 99% तो शाकाहारी हूं, कभी कभी अंडा खा लेता हूं। अभी कार्यक्रम बहुत ऊर्जावान होने वाला है। और मैं लास्ट जो बात बता रहा था, काफी भाई बहन योगग्राम में, निरामय में आए, बुकिंग में प्रॉब्लम आती है। तो अभी हमने निरामय में सबसे ज़्यादा बुकिंग में दिक्कत आती थी, उसकी कैपेसिटी अभी डबल कर दी है। दिवाली पर नई कैपेसिटी का उद्घाटन हो जाएगा, और वो भी 100% नेचुरल हट बनाइए। जो कोई यूरोप आदि में जाते हैं तो जो 5 लाख रुपए में वहाँ मिलता है, वो 50,000 से 1 लाख रुपए में हम भारत में उपलब्ध कराएंगे। ऐसी पूरी व्यवस्था हमने बनाई है। तो आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, आप ही एक बार पतंजलि योगपीठ में, पतंजलि वेलनेस में, निरामय में अवश्य आइए। लास्ट एक तो 5 मिनट जो कहते हैं कि वक्त ही नहीं है, वक्त बहुत कम है, तो जो आप वक्त का रोना रोते रहते हैं, कम से कम 1 मिनट देखो ये करना। बैठे बैठे थोड़ा हिला लो। ये लाइव हमारे साथ में कर सकते हैं बाबा जी? हाँ, कुर्सी पर बैठे बैठे कर सकते हैं आप लोग। तो
ये तो हुआ सेठ लोगों के, और थोड़े मजबूत हैं वो कैसे करें? एक दो मिनट तो डीप ब्रीदिंग अवश्य करना। हमारे प्रसन्न सागर जी महाराज 594 दिन का पूरा उपवास किया, रोज 1 घंटा प्राणायाम करते थे, रोज 1 घंटा। 15 दिन में, 1 महीने में 1 बार आहार लेना, 594 दिन में मात्र 20-25 बार टॉयलेट के लिए गए होंगे, 20-25 बार निरीक्षण करते हो। क्या गजब आप शरीर को साध सकते हो। आप प्राण शक्ति के द्वारा और सूर्य ऊर्जा 1 घंटा, आधा से 1 घंटा सुबह जब योग करो ना, सूर्य की उसमें धूप में बैठ जाएगा। ये भस्त्रिका दूसरा 1 गजब है, ये रोज करता है हमारा डांगी और सोरठकर। इसलिए हमारे संजय जी तो चेहरे से चमक रहे हैं, थोड़ा ऊपर भी चमकने लग गए हैं। अरे बैठे बैठे कर लो थोड़ा। बोले बाबा जी बहुत माल जमा है। एक बात और कहूँगा, अब बहुत अच्छे हो, लेकिन काफी हमारे जैनी भाई ये मसाला खाते हो। एक बार जोरदार ताली बजाओ, हाँ इसमें छोड़ के जाना, इसका ये अच्छा नहीं है। हाँ, मैं जब पुणे में गया था जीतों के कार्यक्रम में, तब हमारे माणिक चंद बड़े हमारे धारीवाल साहब थे, मैंने उनसे भी कहा था, मैंने कहा साहब ये छोड़ो कपालभाति। तो आज जितने भी ये तंबाकू खाने की, तंबाकू तो नहीं खाते, कुछ कहते जो बिना तंबाकू वाला गुटखा खाते हैं, हमारे गांव में बोलते गुटखा, गुट क्यों खाना भाई? तो ये कपालभाति करो, आपके सब आदत छूट जाएगी। आप बहुत अच्छे हैं, ये आदत छूट जाएगी। ये एक। दूसरा, इसके बाद देखो थोड़ा भाई पीछे चले जाओ, जो उसको ये डी बना रखी है ना, आदरणीय गृह मंत्री जी आने वाले हैं, मेरा भी कार्यक्रम फिर उस समय तक पूरा हो जाएगा जी। तो देखो कपालभाति 5 मिनट रोज करना, बड़ा जबरदस्त है ये। और इतना करो कि आपका पेट इतना हो जाए, देखो इधर ये। क्या बात है। इसका एक अंश भी हम सीख के अपने जीवन में इसको उतार लें। दिल्ली में, देहरादून में या हरिद्वार में आ जाओ, और वहां तो एकोमोडेशन भी हम ही उपलब्ध करा देंगे भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से। आज पतंजलि जहां पर पहुंचा उसमें बहुत बड़ा योगदान जैन समाज का भी, एक बार जोरदार मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आज योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है। आज हम हरिद्वार में करीब, आपकी जानकारी के लिए, 10,000 लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं। पिछले दिनों हमारे सुभाष लोढ़ा जी लेकर के आए थे, 5,000 लोगों को तो एक ही जगह ठहरा दिया हमने। 5,000 लोगों को, जोरदार तालियां बजाइए, इतना बड़ा एकोमोडेशन है। आप आइए, और आपको पतंजलि के साथ जुड़ करके भी 2 चीज तो अभी बता देता हूं। मेरे पास करीब ऐसे 8-10 कार्यक्रम हैं कि हम पतंजलि के साथ जुड़ करके एक दूसरे के सहयोग से हम आगे बढ़ते हैं। तो पतंजलि आता रहो। बिल्कुल जोरदार तालियां हो जाएं हमारे मंच पे मॉडरेटर्स के लिए, बाबा श्री रामदेव जी के लिए भरपूर स्वागत, अभिनंदन जीतो परिवार की ओर से, जैन परिवार की ओर से। अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा जीतो एपेक्स चेयरमैन श्री पृथ्वीराज जी कोठारी साहब जी, founder IIFL and our title sponsor of the proud Jito Connect, and श्री कुशल कांकड़िया जी, पास्ट चेयरमैन। क्या आप मंच पर आएँ, बहुमान सम्मान करें आदरणीय स्वामी जी का। स्वामी जी बहुत बहुत अनुमोदना आपकी। गुरु न केवल आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं देश के लिए, समाज के लिए, बल्कि आपने हमें हमारे पुराने समय से भी अवगत कराया। मैं अनुरोध करूंगा श्री हिमांशु शाह जी से कि वे मंच पर आएं। रोहित कोठारी जी, चेयरमैन जीतो हैदराबाद। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती मधु जैन जी को, एंड श्री गौतम जी पोखरना, पावर स्पॉन्सर जीतो कनेक्ट कॉन्ट्रा कॉर्ड्स। फिलहाल
जी तो परिवार अभिवादन करे आदरणीय स्वामी जी का, और फिर स्वामी जी से अनुरोध करेंगे कि हमारे प्रमुख स्पॉन्सर का स्वागत करें, अभिवादन करें। सर लुकिए, मधु जी आपसे अनुरोध है, कृपया मंच पर आए। लुक एट कैमरा। जी